So in the previous class we have discussed about the number of divisors as well as sum of divisors. Number of divisors, sum of divisors में we have discussed proper divisors, divisors which are multiple of 2, which are multiple of 4, which are multiple of 20, वो भी हमने फाइंड आउट किए थे. थोड़ा सा उसमें बात आगे बढ़ाते हैं. If I say there is a number 30 factorial, there is a number 30 factorial, right? और इस 30 फैक्टोरियल में हम क्या प्रोसीजर क्या थी? प्रोसीजर ये थी कि जो भी नंबर होता है उसको हम रिजॉल्व करते थे प्राइम नंबर और प्राइम नंबर के एक्सपोनेंट्स में, प्राइम नंबर के एक्सपोनेंट्स या प्राइम नंबर की पावर्स में रिजॉल्व कर रहे थे. अब ये 30 फैक्टोरियल, अब जो भी था आपने आराम से फैक्टराइज किया और लिख दिया, लेकिन अब मैं आपसे नंबर दे रहा हूँ दैट इज 30 फैक्टोरियल. अब 30 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू 30 और उन सबका मल्टीप्लीकेशन, उन सबका मल्टीप्लीकेशन. Now that 30 factorial is going to be equals to 2 raised to power alpha 1, 3 raised to power alpha 2, है ना, 5 raised to power alpha 3, 7 raised to power alpha 4, like this. अब मैक्सिमम कहाँ तक आएगा इसमें? प्राइम नंबर के एक्सपोनेंट्स में जब आप रिजॉल्व करोगे तो 2 raised to power alpha 1, 3 raised to power alpha 2. कैन यू टेल मी प्राइम नंबर कौन सा रहेगा लास्ट? 29, क्योंकि 30 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 1 से लेके 30 तक जो नंबर है उन सबका मल्टीप्लीकेशन. तो 29 इज देयर जो लास्ट होगा. 30 तो इट कैन बी रिटन एज 2 इंटू 15 और 15 को 5 इंटू 3 लिख सकते हो आप. तो इनफैक्ट द लास्ट वन इज गोइंग टू बी 29. रेस्ट टू पावर कितना होगा? इफ आई आस्क यू रेस्ट टू पावर तो आप कहेंगे सर इट इज 1. 29 इज गोइंग टू कम ओनली वंस. 29 रेस्ट टू पावर 1 आपने आसानी से बता दिया. 29 से पहले का जो प्राइम नंबर होगा 28 नहीं, 27 नहीं, 26, 25, 24, 23. सो 23 रेस्ट टू पावर व्हाट? इट्स 1. 23 रेस्ट टू पावर 1 ऑल्सो. देन 23 के बाद में आ जाती बात 19. 19 रेस्ट टू पावर 1 अगेन. ये बात समझ रहे हैं आप? लेकिन अगर मैं आपसे पूछता हूं कि व्हाट इज द एक्सपोनेंट ऑफ 2, 2 का एक्सपोनेंट क्या होगा? अभी आपको सोचना पड़ेगा. 29 रेस्ट टू पावर 1 या है ना, 23 रेस्ट टू पावर 1, 19 रेस्ट टू पावर 1, 17 रेस्ट टू पावर 1. ये तो हमने ऑब्जर्वेशन से हिसाब किताब लगा लिया. लेकिन इफ आई आस्क यू द एक्सपोनेंट ऑफ 2 और एक्सपोनेंट ऑफ 3 और एक्सपोनेंट ऑफ 5, यू हैव टू थिंक. बोले सर उसको फैक्टराइज करेंगे टाइम लगेगा. एक्चुअल में आप क्या करोगे? 30 फैक्टोरियल इज 1 इंटू 2 इंटू 3 दैट इज 30 फैक्टोरियल. ध्यान से अगर आप देखें तो यार ये 1 ठीक है, 2, 3 रेस्ट टू पावर 1, 4 कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर, 5 रेस्ट टू पावर 1, 6 को लिख सकते हो आप 2 इंटू 3. प्राइम नंबर में रिजॉल्व करोगे 2 इंटू 3 है ना. 7 को 7 रेस्ट टू पावर 1. इसी ढंग से काम होने वाला है. समझ रहे हैं इस बात को आप? अच्छा मैं अगर आपसे पूछता कि 7 रेस्ट टू पावर कितना होने वाला है, कैन यू टेल मी? 7 रेस्ट टू पावर, 7 का एक्सपोनेंट क्या होगा? सोच के बता सकते हैं आप मुझे? 7 का एक्सपोनेंट क्या होगा? Why 4? 7 एक बार आने वाला है, देन 14 आएगा, राइट? 14 इज 7 इंटू 2. फिर 21 आएगा, 21 इज 7 इंटू 3 और 28 होगा जो कि 7 इंटू 4. तो यस 7 रेस्ट टू पावर 4. ठीक सोचा आपने. यस 7 रेस्ट टू पावर 4. लेकिन मेरा सवाल अभी आ गया कि 2 का एक्सपोनेंट क्या होगा 3 का. आप बोले सर हम कर रहे हैं हिसाब किताब. आई जस्ट गिव यू शॉर्ट टेक्निक जिससे आप आसानी से फाइंड आउट कर पाएंगे व्हाट इज द एक्सपोनेंट ऑफ 2. देखिएगा 30 फैक्टोरियल इज द नंबर और 2 का एक्सपोनेंट रिक्वायर्ड है. जो आपने ऑब्जर्वेशन से कर सकते थे कर लिए. आपने किया ध्यान से देखिएगा. यू वांट एक्सपोनेंट ऑफ 2, 30 डिवाइड बाय 2, 30 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर, 30 डिवाइडेड बाय 2 क्यूब, 30 divided by 2 raised to power 4
और 2 रेस्ट टू पावर 5 विल बिकम 32, तो बस हम 2 रेस्ट टू पावर 4 तक रखते हैं। देन वी टेक द इंटीजर पार्ट ऑफ दैट, ये सिंबल होता है इंटीजर पार्ट ऑफ दैट, 30 डिवाइड बाय 2 प्लस 30 डिवाइड बाय 4 प्लस 30 डिवाइड बाय 8 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 16। ठीक है, 30 बाय 2 जो होगा वो होगा 15, तो एग्जैक्ट इंटीजर आ रहा है, प्लस 30 बाय 4 7 point something, you are going to take the integer part of that 7 plus 30 divided by 8, not 4, 3 integer part लेंगे 3 plus 30 divided by 16 1, so 15 plus 7 plus 3 plus 1 10 plus 15 25 plus 1 26, तो अल्फा 1 की जो वैल्यू आ गई 2 रेस्ट टू पावर अल्फा 1, एक्सपोनेंट ऑफ 2 अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो एक्सपोनेंट ऑफ 2 इज गोइंग टू बी 26, 2 का जो एक्सपोनेंट होगा वो होगा 26। देन इफ आई वांट एक्सपोनेंट ऑफ 3, 30 डिवाइड बाय 3 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर प्लस 30 डिवाइडेड बाय 3 क्यूब, लेकिन उसके बाद में तो 3 रेज़ टू पावर 4 विल बी ग्रेटर देन 30, एक्सपोनेंट ऑफ 3 30 डिवाइड बाय 3 दैट इज 10, 30 डिवाइड बाय 9 3, 30 डिवाइड बाय 27 इज 1 14, ये जो कैलकुलेट किया दैट इज एक्सपोनेंट ऑफ 2, और ये जो कैलकुलेट किया दैट इज एक्सपोनेंट ऑफ 3 का एक्सपोनेंट 14 हो गया, राइट? यस, लाइक वाइज आप फाइंड आउट कर सकते हैं एक्सपोनेंट ऑफ द प्राइम नंबर। अब डेफिनेटली अगर मैं आपसे पूछूंगा 5 का एक्सपोनेंट, आप जवाब दे पाएंगे मुझे 30 बाय 5 प्लस 30 बाय 5 स्क्वायर, 6 प्लस 1 7, क्लियर है? 7 का तो हमने ऑब्जर्वेशन से ही ले लिया था, लेकिन अगर इस मेथड से आप चेक करें तो 30 डिवाइडेड बाय 7 एक ही बार आएगा, 7 स्क्वायर तो 49 हो जाएगा, 30 डिवाइडेड बाय 7 अगर आप लेते हैं तो 4 आ रहा है समझ में? दैट्स हाउ यू कैन फाइंड आउट द एक्सपोनेंट इन फैक्टोरियल। वो तो एक बहुत बड़ा नंबर होगा, उसमें आप एक्सपोनेंट फाइंड आउट, यूजुअल नंबर है तो आप उसको फैक्टराइज करके आपने फाइंड आउट कर लिया, लेकिन 30 फैक्टोरियल में अगर कोई टर्म्स आ रही है, इन दैट केस दिस इज द प्रोसीजर। और ये कहां से आ गया? तो जो हमने जिस ढंग से अभी जैसे आपने 7 का सोचा था, आपने यही तो सोचा था 7 का क्या होने वाला है यार, 7 इंटू 7 कब कब आ रहा है, 7 में आएगा, 14 में आएगा, 21 में आएगा, 28 में आएगा, यही था ना? उसी बात को लिखा गया, उसी बात को इस ढंग से अरेंज कर दिया गया। नोट डाउन दिस। Now my question towards you is कि there is a number 75 factorial। 75 फैक्टोरियल एक नंबर है, डेफिनेटली एक बहुत बड़ा नंबर होगा। 75 फैक्टोरियल 1 से लेके 75 तक का मल्टीपल है, मल्टीप्लिकेशन है उन सारे नंबर्स का। आपसे मैंने पूछा कि नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ नंबर 75 फैक्टोरियल, 75 फैक्टोरियल के एंड में कितने जीरोज होंगे, है ना? 75 फैक्टोरियल के एंड में कितने जीरोज आएंगे? आप पहली बार में लगता है कैसा अजीब सा सवाल है सर, 75 फैक्टोरियल के एंड में नंबर ऑफ जीरोज। क्या किया आपने? आपने सोचा कि ओके 75 फैक्टोरियल को रिजॉल्व किया जा सकता है प्राइम नंबर और प्राइम नंबर के एक्सपोनेंट्स में, मतलब 2 रेज़ टू पावर अल्फा 1, 3 रेज़ टू पावर अल्फा 2, 5 रेज़ टू पावर अल्फा 3 एंड लाइकवाइज, ठीक है ना? एंड में कितने जीरोज होंगे? आपके दिमाग में जो बात आना चाहिए वो ये आना चाहिए कि एंड में जीरोज होने का मतलब है 2 into 5 would become 10, 2 into 5 will become 10, और बाकी कोई चांस नहीं, बाकी तो सारे प्राइम नंबर्स हैं यहाँ पे ना, जीरो बनेगा नहीं।
जीरो केवल तभी बनेगा जब 2 इंटू 5 होगा, तब वो जीरो बनेगा। तो क्या किया हमने, हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया एक्सपोनेंट ऑफ 2 एज वेल एज एक्सपोनेंट ऑफ 5। 2 का एक्सपोनेंट और 5 का एक्सपोनेंट कैलकुलेट किया। एक्सपोनेंट ऑफ 2 अगर मैं कैलकुलेट करता हूं, 75/2 प्लस 75/2 स्क्वायर 75/2 क्यूब 75 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर 4 75 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर 5 एंड 75 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर 6। Okay, 2 raised to power 6 will become 64. ठीक है, कैलकुलेट कर पा रहे हैं? 75/2 37 plus 75/4 18 75/8 what is that 9 plus 75/16 4 integer part only you are taking plus 75/32 2 and it is 1. What that result is coming? Sum of these numbers 37 plus 18 plus 9 plus 4 plus 2 plus 72. So exponent of 2 is coming 72. कितनी अच्छी मेथड है, आपको डायरेक्टली पता लग गया, अदरवाइज फैक्टराइज करना बहुत मुश्किल है। If I had to calculate exponent of 5, that would be 75 divided by 5 प्लस 75 डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर, तो 5 क्यूब इज क्लियरली 125, को मतलब नहीं है। इट इज कमिंग एज 15 प्लस 3 18। एक्सपोनेंट ऑफ 5 कितना आया? 18। एक्सपोनेंट ऑफ 2 कितना आया? तो 2 रेज़ टू पावर आया 72 और it is coming as sum is okay, please calculate that correctly 71 sum तो at least correct होना चाहिए। 2 रेज़ टू पावर 71 और 5 रेज़ टू पावर, कितने जीरोज होंगे एंड में? जितने 5 है उतने ही जीरो होने वाले, नंबर ऑफ जीरोज। एट द एंड ऑफ 75 factorial is 18। क्यों? क्योंकि जितने 5 होंगे उतने ही जीरोज बनने वाले हैं। 5 into 2 that will become 10। 2 की अवेलेबिलिटी 2 रेज़ टू पावर 71 बट 5 रेज़ टू पावर 18। तो नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ 75 फैक्टोरियल इज 18। तो एक और बात है कि अगर मुझे नंबर ऑफ जीरोज ही फाइंड आउट करने होते तो जो 5 का एक्सपोनेंट होगा, ये तय बात है कि वो 2 के एक्सपोनेंट से तो ज्यादा ही होगा। या सॉरी, 5 का जो एक्सपोनेंट होगा वो 2 के एक्सपोनेंट से कम होगा। तो आप डायरेक्टली केवल 5 का एक्सपोनेंट कैलकुलेट करें एंड यू आर गोइंग टू गेट द रिजल्ट। भाई ये तो तय बात है, जो भी 2 का एक्सपोनेंट है वो तो काफी ज्यादा होने वाला है 5 के एक्सपोनेंट से। तो 5 का एक्सपोनेंट कैलकुलेट करें एंड यू आर गोइंग टू गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ठीक है, now look for an interesting question. 1 factorial plus 2 factorial plus 3 factorial up to some 50 factorial. Sum of the numbers 1 factorial plus 2 factorial plus 3 factorial up to 50 factorial. और आपसे पूछा गया है digit at unit place
digit at 10th place. यूनिट प्लेस और 10th प्लेस पे जो डिजिट्स प्रेजेंट है उसके बारे में पूछा गया है. कैन यू थिंक ओवर दैट? तुरंत आपके दिमाग में जो क्वेश्चन रेज होगा, सर ये तो सम जो होने वाला है 1 फैक्टोरियल से लेके 50 फैक्टोरियल, वो तो बहुत ज़्यादा सम होने वाला है. यू कैन नॉट कैलकुलेट दैट इजीली ना. इजीली क्या, बहुत दिक्कत से भी नहीं कैलकुलेट कर सकते 1 फैक्टोरियल से लेके अप टू 50 फैक्टोरियल. ठीक है, लेकिन आपसे क्वेश्चन जो कहा गया है और वो ये कहा गया है कि व्हाट इज द डिजिट एट द यूनिट प्लेस एंड व्हाट इज द डिजिट एट द 10th प्लेस. जस्ट थिंक ओवर दैट. Now 1 factorial to 50 factorial, summation of those number and digit at the unit place or digit at the 10th place. देखिएगा यूनिट प्लेस डेफिनेटली कहीं ना कहीं लगता है कि सर इट्स टू डिफिकल्ट टू कैलकुलेट. थोड़ा सा सोचा जाए. 1 factorial, that's 1. 2 factorial, 2. 3 factorial, 6. 4 factorial, 24. 5 factorial, 120. 6 factorial, 720. बढ़िया. अगर आपसे पूछा जा रहा है डिजिट एट यूनिट प्लेस, तो डिजिट एट यूनिट प्लेस बिल्कुल भी मत सोचिए. डिजिट एट यूनिट प्लेस इज नथिंग बट 4 plus 6 plus 2 plus 1, 10 plus 2, 12 plus 1, 13, 3. The reason is कि इसके बाद 5 फैक्टोरियल ऑनवर्ड जो भी नंबर होंगे उसमें एंड में कम से कम एक जीरो तो होगा ही होगा. आ रहा है क्या समझ में? अब आप देखो ना 6 फैक्टोरियल 720, 7 फैक्टोरियल कैलकुलेट करोगे तो 7 फैक्टोरियल इज गोइंग टू बी, दिस इज 0, 4, 5 0 4 0, always you are getting 1 0. So digit at the unit place 6 plus 4 10 plus 2 12 plus 1 13 is 3. और अदरवाइज आप क्वेश्चन देख के ही छोड़ दो कि यार ये तो बहुत डिफिकल्ट होगा सर, कैसे कैलकुलेट किया जाए इसको. ठीक है ना. अब अगर आप सोच रहे हैं कि सर यूनिट प्लेस का तो काम हो गया, 10th प्लेस पे क्या नंबर आने वाला है, तो क्या करोगे आप? ये देखोगे ये 7 फैक्टोरियल तक का नंबर हुआ, यू विल बी कैलकुलेटिंग 8 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल, और आप ये देखोगे कि 2 जीरो कब से बनना चालू हो जाते हैं एंड में. आर यू गेटिंग दिस? तो 8 फैक्टोरियल, कैन यू टेल मी दैट 8 फैक्टोरियल, दैट 8 फैक्टोरियल 0, 32, 8, 40320. 9 फैक्टोरियल 0, 8, 8. ठीक है. और 10 फैक्टोरियल जब आप देखोगे क्या होगा 10 फैक्टोरियल में? 0 एक और आ जाएगा. आर यू गेटिंग दिस? अब 11 फैक्टोरियल होगा तो ये बात तय है कि 11 फैक्टोरियल के एंड में कितने जीरोस होंगे, तो यू विल बी लुकिंग फॉर एक्सपोनेंट ऑफ 5, 2. 11/5 समझ रहे हैं क्या आप? 2. अभी 2 जीरोस तो बनना ही है कंपलसरी, वॉट एवर मे बी द नंबर इज. तो अब डिजिट एट द 10th प्लेस अगर मुझे कैलकुलेट करना है, डिजिट एट द 10th प्लेस, यहां पे एक बैलेंस है आपका 1 है ना. तो 1 + 2 3 + 2 5 + 2 7 + 4 11 + 2 13 + 8 21, राइट. इट इज व्हाट 1. इट इज 1. कितनी आसानी से हो गया. हाँ, अगर आपसे कहा जाए 100 प्लेस तो आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि तब आपको ये देखना होगा कि एंड में 3 जीरोस. आ रही बात समझ में? आसानी से काम हो गया. ट्रिकी क्वेश्चन यू कैन से लाइक दैट. क्लियर ना? एंड में जीरोस हैं, उसके अकॉर्डिंग देखो ना यूनिट प्लेस तो हमने बेहद आसानी से कैलकुलेट कर लिया. और अदरवाइज क्वेश्चन ऐसा होता है कि देख के छोड़ दिया जाए, ऐसा नहीं होगा. आपको क्लियर है? और 10 प्लेस के लिए आपने एंड में 2 जीरो बन रहे हैं उसको चेक कर लिया. ठीक है.
Now you have to calculate again in tricky questions summation of r equals to 1 to r equals to 15 r into rpr summation find out करना है. That is equals to, actually what does this summation means? R की value 1, then it is 1 into 1 p1 plus value of r is 2 p2, value of r is 3 p3, value of r is 4 p4 and value of r is 15 p15. 1p1 कितना होगा और 2p2 कितना होगा? हाँ, 1 इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू 3 फैक्टोरियल 4 इंटू 4 फैक्टोरियल अप टू 15 इंटू 15 फैक्टोरियल. ये समेशन फाइंड आउट करना है आपको. अगेन अ ट्रिकी टास्क. इफ यू रिमेंबर इन केस ऑफ सीक्वेंस इन सीरीज, सीक्वेंस सीरीज में आप क्या करते थे? सम, जब भी आपको सम ऑफ n टर्म्स फाइंड आउट करना था आप उसे एक्सप्रेस करते थे एज ए डिफरेंस ऑफ 2 टर्म्स. ऐसा टारगेट होता था सीक्वेंस इन सीरीज में. लगभग वैसे ही यहां पर भी आप सोचने वाले हैं. जस्ट थिंक ओवर दैट. कैसे? सो यस, टू कैलकुलेट r इंटू r फैक्टोरियल. देखिएगा, इट्स अ ट्रिकी वन. r into r factorial sigma of, आपने क्या कलाकारी करी? r into r factorial प्लस 1 माइनस 1 किया. r into r factorial था प्लस 1 माइनस 1. बोले सर ऐसा क्यों? देखते जा. सिग्मा ऑफ r प्लस 1 into r factorial minus sigma of r equals to 1 to 15 r factorial. This r plus 1 into r factorial minus of sigma of r equals to 1 to 15 r factorial. Sigma of r equals to 1 to 15, r plus 1 into r factorial will become r plus 1 factorial minus of sigma of r equals to 1 to 15 r factorial. बोला सर ऐसा क्यों? अब देखो जरा, r की वैल्यू 1 रखी है आपने, तो r की वैल्यू 1 रखने पर r इक्वल टू 1 से 15 का क्या मतलब हुआ? तो r इसमें केवल एक ही जगह अगर मैं समेशन में लगाऊं, देखिएगा. चलिए ठीक है, आई हैव रिटन लाइक दिस. फाइन. r की वैल्यू 1 रखने पे इट इज बिकमिंग 2 फैक्टोरियल. पहली टर्म देखना, r की वैल्यू 1 रखने पे 2 फैक्टोरियल माइनस ऑफ r की वैल्यू 1 रखने पर 1 फैक्टोरियल. ठीक है, प्लस अब r की वैल्यू 2 रखी है, 2 प्लस 1 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल. r की वैल्यू 3 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल. आ रहा है क्या समझ में? 1 2 3 4 रखा आपने, 5 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल, 16 फैक्टोरियल माइनस 15 फैक्टोरियल. ठीक है, आप जब ऑब्जर्व करते हैं दिस फर्स्ट टर्म इधर से कैंसिल हो गया है ना, दिस 3 फैक्टोरियल, दिस 3 फैक्टोरियल, आर यू गेटिंग दिस? दिस 4 फैक्टोरियल, दिस 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल इसके नेक्स्ट वाली टर्म में कैंसिल होगा. कैन यू टेल मी लास्ट में कौन सी टर्म कैंसिल होगी? माइनस 15 फैक्टोरियल, ये 15 फैक्टोरियल कैंसिल होगा. रिजल्ट क्या होगा? 16 फैक्टोरियल minus this 1 factorial which is 1. So 16 factorial minus 1 is going to be the result.
आ रहा है समझ में? ट्रिकी वन, आर इंटू आर फैक्टोरियल एज ए डिफरेंस ऑफ टू टर्म लिखते हैं, क्यों लिखते हैं? दैट इज द रीजन, क्यों लिखते हैं आप? दिस इज द रीजन ना। तो ये टर्म्स कैंसिलेशन वाली बात होती है एज ए डिफरेंस ऑफ टू टर्म लिखने पर। सो प्लस वन माइनस वन किया, आर प्लस वन इंटू आर फैक्टोरियल माइनस ऑफ आर फैक्टोरियल, और आर की वैल्यूज प्लेस कर दिया, राइट? दैट्स द अप्रोच। ऑन अ न्यू ईयर डे every student of a class sends a card to every other student. On a new year day, every student of a class sends a card to every other student. The postman delivers 600 cards. How many students are there in the class? On a new year day, every student of a class sends a card to every other student. हर स्टूडेंट एक दूसरे को कार्ड एक्सचेंज कर रहा है, और टोटल पोस्टमैन जो डिलीवर कर रहा है वो 600 कार्ड डिलीवर कर रहा है। पूछा गया है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, कितने स्टूडेंट्स हैं टोटल? क्या लगता है आपको? देखो बाय 25 n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, ओके ओके। इसको अगर हम इस ढंग से सोचें, ठीक सोच रहे हैं आप, देयर लेट्स से देयर आर n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देयर, टोटल n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, हर स्टूडेंट एक दूसरे को कार्ड एक्सचेंज कर रहा है। नंबर ऑफ वेज इन विच दैट कार्ड कैन बी एक्सचेंज्ड, इट इज एक्चुअली 2 into NC2. 2 into NC2 that is equals to total cards in 600. बोले सर ये क्या लिखा 2 into NC2? NC2 का मतलब हो गया सिलेक्शन। जैसे मान लीजिए if there are NC2, why I am writing NC2? n number of students are there, एक दूसरे को कार्ड एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है? आपने मुझे कार्ड दिया, मैंने आपको एक कार्ड दिया, तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड एक्सचेंज वो मैंने NC2 के टर्म्स में लिखा, लेकिन NC2 में मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 होगा। द रीजन इज अगर आपने मुझे कार्ड दिया तो मैंने भी आपको कार्ड दिया है, तो एक्चुअली इट इज नॉट कॉम्बिनेशन, इट इज अरेंजमेंट ऑल्सो। आप इसको लिख सकते हो NP2 equals to 600. So NP2 equals to 600, that is nothing but n factorial upon n minus 2 factorial, that is equals to 600. n into n minus 1 divided by n minus 2 factorial, n minus 2 factorial cancel होगा, n into n minus 1 equals to 600, ठीक है? It is n square minus n minus 600 equals to 0. N square minus, what is that? How can you factorize that? 25, 24? ठीक है? n plus 24 into n minus 25 equals to 0. n equals to 25 क्योंकि n नेगेटिव तो हो नहीं सकता, n तो नंबर ऑफ स्टूडेंट आपने कंसिडर किए हैं, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट देयर दोज आर 25. लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा अलग ढंग से पूछा जाए, देखो ये था कार्ड एक्सचेंज करने वाली बात। कार्ड एक्सचेंज करने में अरेंजमेंट की बात इसलिए की गई कि आपने मुझे कार्ड दिया तो मैंने भी आपको कार्ड दिया, दो लोगों के बीच में दो कार्ड एक्सचेंज हुए, ठीक है? अब इसी क्वेश्चन को दूसरे ढंग से समझिए। देयर आर 12 पर्सन्स इन अ पार्टी एंड इफ ईच ऑफ देम शेक्स हैंड विथ
each other. If there are 12 persons in a party and if each of them shakes hand with each other, then total number of handshakes happen in that party is. अब सुनना ध्यान से, टोटल कितने पर्सन हैं? टोटल 12 पर्सन हैं और हर पर्सन एक दूसरे से हैंडशेक कर रहा है, तो टोटल कितने हैंडशेक्स हुए होंगे पार्टी में? ओह नो, एक हाँ, ये क्वेश्चन कॉम्बिनेशन में चेंज हो जाएगा. द रीजन इज, अभी क्या हुआ कि अभी तो कार्ड एक्सचेंज हुए, तो मैंने आपको क्या कहा कि टोटल दो लोगों के बीच में दो कार्ड एक्सचेंज हुए, लेकिन जब हैंडशेक की बात आएगी तो दो लोगों के बीच में एक हैंडशेक होगा. आ रही बात समझ में? तो यहां पर जब मैंने NC2 लिखा था तो NC2 को 2 से मल्टीप्लाई भी किया गया, बिकॉज उन दोनों लोगों के बीच में दो कार्ड एक्सचेंज हुए हैं. अब जब हैंडशेक्स की बात आई है तो एक सीधी सी बात है, टोटल 12 पर्सन आर देयर. 12C2 जब मैं लिखूंगा, टोटल कितने हुए ये पता लगाना है मुझे, तो 12C2 दैट इज गोइंग टू बी 12 factorial divide by 2 factorial into 10 factorial. 12 into 11 divide by 2, that is 66. तो 12 लोगों के बीच में कितने हैंडशेक होंगे? तो 66 होंगे. आ रहा है समझ में? तो इन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस भी समझ में आया. कार्ड एक्सचेंज होने वाली बात में, कार्ड जब आपको एक्सचेंज करने वाली बात थी 2 into NC2, लेकिन हैंडशेक की जब बात आई तो नहीं, फिर तो दो लोगों के बीच में एक ही हैंडशेक होगा. अच्छा, इसको इस ढंग से भी आप समझ सकते हैं. बोले सर वाई इट हैज बीन रिटन लाइक n into n-1, ये आपने ऐसा कैसे लिख दिया n into n-1? आप जरूर सोच सकते हैं. जस्ट थिंक ओवर दैट कि यार लेट्स से देयर आर 10 स्टूडेंट्स हैं और उनमें अगर आपको कार्ड एक्सचेंज करने वाली बात आ रही है, उनमें कितने हैंडशेक्स होंगे ये वाली बात आ रही है, तो लेट्स टेक द एग्जांपल कि यार देयर इज अ स्टूडेंट ए, वो ए स्टूडेंट जो है रिमेनिंग 9 से करेगा हैंडशेक, एक हैंडशेक होगा. देयर इज अ ए के इन सबसे हो गए हैंडशेक, राइट. फिर बी के जब आप देखोगे, कैलकुलेट कर सकते हैं, ढंग से भी सोचा जा सकता है. ये तो ठीक है, अपनी जगह परफेक्ट है इस ढंग से भी, लेकिन आप सोच सकते हो कि वाई इट हैज बीन रिटन एज n into n-1 दैट इज कमिंग एज 600. ये तो मैंने NP2 को सॉल्व करने पर ही आया है, लेकिन आप जरूर सोच सकते हैं इसको. ठीक है, कैन यू एक्सप्लेन दैट? n into n-1 को अब आप एक्सप्लेन कर सकते हो इस ढंग से? सोचिए जरा, जस्ट थिंक ओवर दैट. Look for different set of questions, again based on some different technique. ये कह सकते हो आप. Total 52 playing cards are there. Total 52 playing cards are there. 52 playing cards है और 52 playing cards में से अब आपको कहा गया है कि इन 52 प्लेइंग कार्ड्स को आपको 4 प्लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है इन ऑर्डर. प्लेयर्स में जब डिस्ट्रीब्यूशन की बात आएगी तो प्लेयर्स में जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इन ऑर्डर ही होगा. तो 52 कार्ड्स को 4 प्लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है इन ऑर्डर. ऑर्डरली आपको अरेंज करना है, मतलब A B C D 4 प्लेयर्स आर देयर और इन चारों प्लेयर्स को 13 13 13 13 इक्वल नंबर ऑफ कार्ड्स मिलने वाले हैं. इक्वल नंबर ऑफ कार्ड्स यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट टू दीज 4 प्लेयर्स. और ये बात भी तय है कि चारों प्लेयर्स को जब डिस्ट्रीब्यूशन की बात करना है तो ऑर्डर इज क्लियरली देयर, क्योंकि ABCD एक ऑर्डर होगा, BACD एक ऑर्डर होगा. कितने ऑर्डर्स होंगे उस केस में? 4 फैक्टोरियल. 4 प्लेयर आपस में अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल बेस से. अब देखिएगा 52 प्लेइंग कार्ड्स, डिस्ट्रीब्यूशन इन 4 प्लेयर्स.
distribution in 4 players. 52C4 सॉरी 52C13 टोटल 52 कार्ड्स हैं, पहले प्लेयर को 13 कार्ड्स दिए गए, 52C13 13 कार्ड्स दिए गए। नाउ रिमेनिंग कार्ड्स आर 52 कार्ड्स थे, 52 में से 13 आपने दे दिए, कितने कार्ड्स रिमेनिंग कार्ड्स हैं? 39 39C13 देखिए जरा ध्यान से, 39C13। नाउ रिमेनिंग कार्ड्स आर 26C13, क्योंकि बिल्कुल डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं जिसके लिए बिल्कुल अलग सी थिंकिंग रिक्वायर्ड है, इसलिए बता रहा हूं मैं आपको। और 13C13, 52C13, then 39C13, 26C13 एंड देन फाइनली 13 कार्ड्स रिमेनिंग कार्ड्स हैं और उनको ऑल 13 कार्ड्स दिए गए फोर्थ प्लेयर को, राइट। मल्टीप्लीकेशन बाय 4 फैक्टोरियल, ये मल्टीप्लीकेशन बाय 4 फैक्टोरियल की भी बात समझ में आती है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ 4 फैक्टोरियल की बात इसलिए समझ में आती है कि चारों प्लेयर्स में आपस में अरेंजमेंट, ठीक है। लेकिन यहां पे एक मजेदार पॉइंट ये, यू विल हैव टू डिवाइड इट बाय 4 फैक्टोरियल ऑल्सो। 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लीकेशन, बिकॉज चारों प्लेयर्स में आप ऑर्डरली अरेंजमेंट आप देखोगे तो 4 फैक्टोरियल, लेकिन यहां पर आपको 4 फैक्टोरियल से डिवाइड भी करना होगा। तुरंत क्वेश्चन आता सर ये डिवीजन क्यों? द रीजन इज चारों प्लेयर्स को इक्वल नंबर ऑफ कार्ड्स गए, इसलिए आप तुरंत क्वेश्चन रेज करेंगे सर इक्वल नंबर ऑफ कार्ड्स तो गए लेकिन कोई भी 2 कार्ड किसी भी प्लेयर को, या ऐसा तो हुआ नहीं है कि किंग ऑफ स्पेड आपको भी मिला है और किंग ऑफ स्पेड आपको भी मिला है, कोई भी 2 कार्ड आइडेंटिकल तो नहीं है, पॉसिबल नहीं है। सारे कार्ड्स तो डिस्टिंक्ट ही होते हैं 52 में। बोले सर फिर ये 4 फैक्टोरियल से डिवीजन क्यों? बिकॉज ऑफ इक्वल नंबर ऑफ कार्ड्स आर गिवन टू ईच ऑफ 4, 13 13 13 13 एंड बिकॉज ऑफ दैट 4 फैक्टोरियल से डिवीजन की बात आई है। मैं इसको आपको एग्जांपल लेके भी समझाऊंगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ये कहा जाता कि डिस्ट्रीब्यूशन इन 4 ग्रुप्स, अगर 4 ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होता, 4 ग्रुप्स में अगर डिस्ट्रीब्यूट करना होता, जब ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाएगी, ऑर्डर इज नॉट देयर। 4 ग्रुप्स में मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है 13 13 13 13 कार्ड्स, ऑर्डर इज नॉट देयर। जब प्लेयर्स में अब अरेंजमेंट की बात की गई तो प्लेयर्स के केस में ऑर्डर वॉज देयर। तो ग्रुप्स के केस में इट इज गोइंग टू बी 52C13, 39C13, 26C13 एंड 13C13, 13 13 13 13। लेकिन मल्टीप्लीकेशन ऑफ 4 फैक्टोरियल नो। क्या रीजन है? क्योंकि ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। प्लेयर्स में ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, ऑर्डर इज नॉट देयर। लेकिन into 1/4 फैक्टोरियल, अगेन द रीजन इज चारों ग्रुप्स को इक्वल नंबर ऑफ कार्ड्स गए, राइट। कोई भी 2 कार्ड सेम नहीं है तो तय बात है, बट इवन देन all the 4 groups have got same number of cards, so it has been divided by 4 factorial, right? Please note down. Total 52 playing cards are there, और 52 playing cards में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है 52 प्लेइंग कार्ड्स को 4 प्लेयर्स में, अगेन 4 प्लेयर्स। लेकिन कैसे? सच दैट वन ऑफ द प्लेयर गेट्स 17 कार्ड्स, अदर प्लेयर गेट्स 13 कार्ड, C gets 10 cards and D gets 12 cards। 4 प्लेयर्स में फिर से डिस्ट्रीब्यूशन करना है, बात आएगी जरूर समझ में। 4 प्लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूशन करना है, लेकिन कैसे? 17 13 10 एंड 12, ठीक है। किसी एक प्लेयर को मिले 17, दूसरे प्लेयर को 13, तीसरे प्लेयर को 10 और चौथे प्लेयर को 12। क्या करेंगे आप? 52C17, now remaining cards 35 cards,
35C13. Now remaining cards 22, 22C10, 12C12. 4 प्लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो डिस्ट्रीब्यूशन अगर 4 प्लेयर्स में होना है तो 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई जरूर करना होगा. ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट देयर, बट ऑल द 4 प्लेयर्स हैव गॉट अनइक्वल नंबर ऑफ कार्ड्स. किसी को भी, किन्हीं दो को भी सेम कार्ड्स नहीं मिले, सो यू नीड नॉट टू डिवाइड इट बाय 4 फैक्टोरियल और एनीथिंग एल्स. दैट्स द रिजल्ट देन. ठीक है. अगर यही क्वेश्चन होता कि इस क्वेश्चन में ये होता कि डिस्ट्रीब्यूशन इन 4 ग्रुप्स, ये था जहां पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है. अगर ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, इन दैट केस 52C17, 35C13, 22C10 और 12C12, order is not important, so you are not going to multiply here by 4 factorial. और चारों ग्रुप्स में अनइक्वल नंबर ऑफ कार्ड्स गए, तो यहां पे आप डिवाइड भी नहीं करेंगे. दैट्स द रिजल्ट देन. अब एक क्वेश्चन जरूर आपके दिमाग में रेज होगा, और वो डेफिनेटली होता है, और वो ये है कि सर आपने जो अरेंजमेंट किया हो तो ठीक है, लेकिन आपने पहले प्लेयर को 17 दिए, दूसरे प्लेयर को 13 दिए, थर्ड प्लेयर को 10 दिए, फोर्थ प्लेयर को 12 दिए, राइट. 17, 13, 10, 12. बोले सर अगर मान लीजिए पहले प्लेयर को 13 देते, दूसरे प्लेयर को 17 देते, तीसरे प्लेयर को 12 देते, चौथे, मतलब अगर हम चेंज कर देते तो रिजल्ट अफेक्ट होगा या नहीं होगा? क्वेश्चंस क्लियर है आपको? भाई यहां पे अपने फर्स्ट प्लेयर को 17, सेकंड को 13, थर्ड को 10 और फोर्थ को 12 दिए. ठीक है. अब हमने कहा बोले सर आप ही बता दीजिए कि फर्स्ट को सभी का चेंज कर दिया, फर्स्ट को 12 दिए, देन सेकंड को 10 दिया, थर्ड को 13 दिया, फिर 17 दिया. रिजल्ट रिमेन्स सेम. रिजल्ट सेम आएगा. जब आप एनसीआर की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, यू आर गोइंग टू गेट द सेम रिजल्ट. जस्ट वेरीफाई दैट. कर देते हैं आपके लिए. देखिए इसी को मैं जरा सॉल्व करता हूं सो दैट कंफ्यूजन नहीं रहेगा. 52 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 17 फैक्टोरियल इंटू 35 फैक्टोरियल इंटू 35 factorial divided by 13 factorial into 23 factorial, 22 in fact, in 22 factorial divided by 12 factorial, और 12 तो 1 ही होता है, राइट. ये 35 फैक्टोरियल कैंसिल हुआ, 22 फैक्टोरियल कैंसिल हुआ. ठीक है. अब जरा ऑर्डर चेंज करके बात करें. ऑर्डर चेंज करने से मतलब है इंस्टेड ऑफ 17, 13, 10, 12 जरा चेंज किया जाए. आप बताइए क्या किया जाए इसी क्वेश्चन में, ताकि यू विल बी गेटिंग द आइडिया. 52 पहले वाले को 12 मिले, दूसरे तो इट विल बी 40, देन C10, 30, C17, 13, इंटीरियल फॉर ऑर्डर में अरेंजमेंट वाली बात चेक कर लें जरा हम, वेदर वी आर गेटिंग द सेम रिजल्ट और नॉट. 52 फैक्टोरियल divided by 12 factorial into 40 factorial. 40 factorial divided by 10 factorial into 30 factorial. 30 factorial divided by 17 factorial into 13 factorial into 1 into 4 factorial. यहाँ पे भी into 4 factorial, that is for your order. Right? ये 40 factorial cancel हुआ, ये 30 factorial cancel हुआ. And just verify the result. You are getting the same result. अब तो डाउट नहीं.
इस किसी भी ऑर्डर में कर लिया जाए, इट्स रिजल्ट रिमेन्स सेम। बट यहां पे जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो पहला सवाल देखा था चारों प्लेयर्स को इक्वल नंबर ऑफ कार्ड्स गए थे, यू हैव टू डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल। इवन दो सारे कार्ड्स तो डिस्टिंक्ट होते हैं, हम सभी जानते हैं, लेकिन चारों प्लेयर्स को डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ कार्ड्स गए, तो यू नीड नॉट डिवाइड इट बाय एनीथिंग। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट नोट डाउन दिस। नाउ अगेन वी चेंज द क्वेश्चन। अगेन 52 कार्ड्स आर देयर, और 52 कार्ड्स है, और 52 कार्ड्स का 4 प्लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूशन करना है, सच दैट 2 players get equal number of cards 13. Third player is getting the card 11, and the fourth player is getting the card 26 plus 11 37 15। अब जो सिचुएशन है वो ये है कि 2 प्लेयर्स को इक्वल नंबर ऑफ कार्ड्स मिल रहे हैं 13 एंड थर्ड एंड फोर्थ प्लेयर आर गेटिंग 11 and 15 cards। How to solve? Yeah, what are the number of ways then in which that distribution can be done? देखिएगा 52 cards are there, 52C13 into 39C13 into 26C11 into 15C15, right? इंटू 4 फैक्टोरियल। द रीजन इज चारों प्लेयर्स में जब डिस्ट्रीब्यूशन की बात की गई है तो क्लियरली वो ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। 4 प्लेयर्स में बोलता है या 4 पर्सन्स में बोलता है तो क्लियर कट अगर ऑर्डर नहीं भी लिखा है तो आप ऑर्डर लेंगे। 4 प्लेयर्स में अरेंजमेंट या 4 पर्सन्स में अरेंजमेंट, तो ऑर्डर इज क्लियरली देयर, राइट। डिवाइड बाय 2 ऑफ द 4 प्लेयर्स आर गेटिंग द इक्वल नंबर ऑफ कार्ड्स, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। आई थिंक यू आर गेटिंग नाउ कब डिवाइड करना और कब नहीं डिवाइड करना। 4 में से 2 प्लेयर्स को इक्वल नंबर ऑफ कार्ड्स जा रहे हैं, इसलिए आपने उसको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया। और यही बात अगर ग्रुप्स में की जाती, 52C13 इंटू 39C13 26C11 इंटू 15C15 इंटू, arrangement is not there, order is not important, 1 by 2 factorial, it is 1 by 2 factorial। क्लियर है? भी क्लियर है आपको कब 2 फैक्टोरियल, कब 4 फैक्टोरियल, कब 3 फैक्टोरियल क्या है, राइट? ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, तो जितने भी प्लेयर्स में पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उतने से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन ग्रुप्स में जहां पे ऑर्डर की इंपॉर्टेंस नहीं है, अगर वो ग्रुप्स में भी लिखेगा इन ऑर्डर, साथ में अगर इन ऑर्डर टर्म लिख देता है तो आप ऑर्डर लेंगे। इन ऑर्डर साथ में अगर उसने ऐड कर दिया तो आप लेंगे उसमें ऑर्डर, ठीक है ना। इस कंसेप्ट को भी समझा जाए कि क्यों हो गया ऐसा, ठीक है। अभी हम कहते हैं 2 पर्सन्स आर देयर, और फिर बाद में 2 ग्रुप्स की भी बात कर लेंगे। 2 ग्रुप्स एंड 2 पर्सन्स, 1 and 2, पहले पर्सन्स की बात कर रहे हैं। और 4 डिस्टिंक्ट आर्टिकल्स आर देयर, ABCD, है ना। 2 प्लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूशन करना है या 2 पर्सन में डिस्ट्रीब्यूशन करना है, एज वेल एज 2 ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूशन करना है। कैसे? इस ढंग से डिस्ट्रीब्यूशन करना है सो दैट दोनों ग्रुप्स या दोनों पर्सन्स को इक्वल नंबर ऑफ थिंग्स मिल जाए। इसका मतलब दोनों को 2-2 मिल जाए, सीधी सी बात है। 2 पर्सन्स आर देयर, 1 and 2। पहले अपन पर्सन्स की बात कर लें। आप ये बताना जरा मुझे कैसे लिखोगे। 4 डिस्टिंक्ट आर्टिकल्स आर देयर, ABCD, कैसे लिखोगे? पहले वाले को मिलेंगे 4C2, राइट, इनटू 2C2 इनटू पर्सन्स में अरेंजमेंट हो रहा है 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन बाय दोनों को इक्वल नंबर ऑफ थिंग्स गई हैं, दोनों को 2-2 गई हैं, अलग अलग है, ये बात तो तय है। 2 फैक्टोरियल कितना, रिजल्ट कितना आ रहा है चेक करो जरा। 4C2 की वैल्यू 6, 2C2 की वैल्यू 1 और 2 फैक्टोरियल कैंसिल होगा। ये था पर्सन्स में।
अब जरा ग्रुप्स का देखना है हिसाब किताब। इन केस ऑफ ग्रुप्स 4c2 इंटू 2c2 इंटू, ग्रुप्स की बात कर रहे हैं जहां ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, 1/2 फैक्टोरियल 6/2 दैट इज 3। ठीक है, इसको जरा एक्सप्लेन किया जाए। ए बी सी डी 4 आर्टिकल्स थे। ए को अगर या फर्स्ट को अगर ए बी मिल रहे हैं तो सेकंड को मिलेंगे सी डी, ए सी बी डी, ए डी बी सी। ठीक है, इफ इट इज सी डी ऑर्डर इंपॉर्टेंट है यहां पर। कितने हो गए टोटल? 6। और अगर ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है तो दिस इज ए बी, एक को ए बी मिला दूसरे को सी डी मिला, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, एक ही कंसिडर किया जाएगा। अगर ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है तो आपको ए बी मिला आपको सी डी मिला, या आपको ए बी मिला या इनको सी डी मिला, कोई फर्क नहीं पड़ता। तब कितने होंगे? 3। आर यू गेटिंग दिस? अगर आप 2 फैक्टोरियल से डिवाइड नहीं करोगे यू आर गोइंग टू गेट रॉन्ग रिजल्ट। क्लियर है? अब ये बाय टेकिंग सम एग्जांपल हमने देख लिया, एक छोटा सा एग्जांपल लिया जहां पे हमने चीजों को डिस्ट्रीब्यूट किया, आसानी से समझ पाए हम। जैसे मान लीजिए और थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करें, 2 पर्सन्स हैं, है ना, फर्स्ट एंड सेकंड। अब ये कहा गया कि एक बंदे को 3 थिंग्स मिले और दूसरे बंदे को 1 थिंग मिले, कुछ ऐसा। कैसे लिखोगे? 4c3 इंटू 1c1 इंटू, 2 बंदों में अरेंजमेंट होना है 2 फैक्टोरियल। नो, नॉट अपॉन, बिकॉज एक को 3 मिली दूसरे को 1 मिली है, कुछ भी सेम नहीं है। 4c3 की वैल्यू होगी 4, ठीक है ना, इंटू 2 8। जरा बना के देख लिया जाए इसको। ए बी सी तो डी, ए बी डी सी, ए सी डी बी और बी सी डी। ये 4 कॉम्बिनेशन, लेकिन ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। 4 मोर, टोटल इन ऑल 8। यहां पे डिवीजन नहीं हुआ क्योंकि दोनों ग्रुप्स में डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ आर्टिकल्स या थिंग्स गई थी, और जब सेम गई थी देन दिस इज टू बी नोटिस्ड। और यही तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, क्योंकि आप खुद देखिए इस बात को, क्योंकि ये सारी जो आर्टिकल्स हैं एबीसीडी तो डिस्टिंक्ट है, रिपीटेशन इज नॉट देयर। रिपीटेशन कहां हो रहा है इसमें? लेकिन इवन दैट यू विल हैव टू डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल जब दोनों ग्रुप्स को या दोनों पर्सन्स को इक्वल नंबर ऑफ थिंग्स आएंगी तब। क्लियर?